तो दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल न्यूज़ मेक व्यूज़। अभी एक पैनल में देश के बड़े पत्रकारों ने अपने वक्तव्यों को बताया। चूँकि हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जो बातचीत होती है वो तो आप देखते ही हैं, और एक आकलन के अनुसार टीवी देखने वालों की संख्या बहुत घटती जा रही है। चूँकि इसने बेसिकली धार्मिक पुरुष बनाने का, धार्मिक पशु बनाने का काम तो किया है, लेकिन जानकारी का अभाव इस टीवी चैनल्स ने अक्सर दिखाया है। सोशल मीडिया भी झूठ का अड्डा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ वक्त से मैं जब सोशल मीडिया पे सक्रिय हुआ, यूट्यूब के अंदर एक चैनल बनाया, तो मुझे पता ये चला कि वहाँ पर थंबनेल के नाम पर ऐसा एक तस्वीर बनाई जाती है जिससे आम आदमी अट्रैक्ट होता है, उसको क्लिक कर देता है। तो उनका काम सिर्फ व्यूज़ लेना होता है, और व्यूज़ ले करके फिर वो गलत जानकारी होती है। थंबनेल यानी कि ऊपर की तस्वीर कुछ और होती है और अंदर कंटेंट कुछ और होता है, और वो अक्सर झूठ पर मुबनी होता है, बेस्ड होता है। तो सोशल मीडिया के अंदर भी झूठ ही परोसा जाता अक्सर बेशतर। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देती है वो सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिलती है। एक चीज़ भारत के बारे में मैं आपको बता दूँ, एक प्रोग्राम के अंदर देश के बहुत बड़े पत्रकार, बुद्धिजीवी, वो बात कर रहे थे कि पीएम ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरह से भारत को चला रहा है, और उसके चलाने की वजह से कोई भी मंत्री अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक अपना रोल अदा नहीं कर रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि जो मंत्री चुना जाता है, जो नेता चुना जाता है, वो लोगों के माध्यम से चुना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो एक्सपर्ट नहीं होता। लेकिन जब वो उस मंत्रालय में जाता है तो पता ये चलता कि जनता की ताकत ये होती है कि एक आम आदमी को उठा करके उसने वहाँ सुप्रीम बना दिया एक पर्टिकुलर मंत्रालय का, और वो फिर ब्यूरोक्रेसी को ले करके वहाँ पर कुछ समझता है और उनसे वो काम लेता है जनता के हित में, और यही जनता का काम होता है, और जनता वोट के माध्यम से उस मंत्री को चुनती है। लेकिन उस जनता के चुने हुए प्रतिनिधि का मंत्रालय में जाना, सदन में जाना, अपनी बात को उठाना, अपने मन मुताबिक अगर सरकार में मंत्री बन भी जाए उसमें काम करना, उस वक्त आम जनता के साथ छलावा होता है। जब पता ये चलता है कि वो मंत्री पर्टिकुलर मंत्रालय का जो है वो अपने मंत्रालय में भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है, कोई अपनी लोगों के बनाई हुई नीतियों के मुताबिक, लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक वो कोई फैसला लेने में अक्षम है, परेशान है, पता ये चल रहा है कि वो पीएम कार्यालय से वहाँ से निर्देश होता है और वहाँ से हो जाता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपको जो साइड में तस्वीर है ये पैनल है, इसके अंदर देश के बड़े पत्रकार हैं और उन्होंने बड़ा रोल अदा किया है। और एक बात सुन लीजिए, ये पत्रकार जो हैं सारे के सारे गैर मुस्लिम हैं, हिंदूज़ हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये हिंदूज़ पत्रकार, मैं ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि पत्रकार तो पत्रकार होता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज जब आपके टीवी पर राशिद ज़हीर आता है तो आपको लगता है ये मुस्लिम आदमी है, शायद मुस्लिम पक्ष की बात करेगा, और रवीश कुमार आता है तो पता चलता है कि ये ओबीसी की बात इसलिए कर रहा है कि ये प्रधानमंत्री से नाराज़ है, और बाकी मीडिया के आपके हालात आपको मालूम ही हैं। तो ये जो एक बात है, मैंने जो आपसे कहा कि ये सारे वो पत्रकार हैं जो देश के बड़े पत्रकार हैं। हर एक सरकार को इन्होंने वक्त वक्त पर चेताया है और बताया है कि देश के संबंध में क्या होता है, लेकिन सरकार ने पहले तो सुना करती थी, लेकिन पिछले 7 वर्षों में इन्हीं के शब्दों में हम आपको छोटे छोटे पर्टिकुलर आवाज़ सुना देंगे आपको कि किसने क्या कहा। चूँकि आपके पास भी समय की कमी होती है तो हम आपको बता रहे हैं कि मंत्रियों को भी अपना काम करने की आज़ादी नहीं है, सारे काम प्रधानमंत्री कार्यालय से होते हैं। मंत्री क्या कर रहे हैं? बारिंग नितिन गडकरी, एक नाम ले रहा हूँ स्पेसिफिकली, जिनको यूनिवर्सली कहा जाता है कि उनको रेन इन करना नामुमकिन है, क्योंकि अगर वो मंत्रालय में हैं तो वो खुद अपने इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव से काम करेंगे। बाकी कोई और जो हैं उनको सब बताया जा सकता है। एक बहुत सिलेक्टिव कोटरी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स हैं जो लोग तय करते हैं। इक्के दुक्के मिनिस्टर्स हैं जो बिल्कुल हाईली फेवर्ड ग्रुप के हैं। अब अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से ही सारे काम होने हैं तो इन लोगों को जनता ने चुनकर भेजा और फिर इनको मंत्रालय मिले ये कह करके ये अपना अपना काम करेंगे। जब ये अपना काम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे हो जाएगा कि इन लोगों को चुनना जो है वो भी बेमाने है। इसी प्रोग्राम के अंदर एक पत्रकार वो है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किताब लिखी, देश में बहुत इज्जत मानी जाती है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जो आई, जब अपना बजट पढ़ा, उन्होंने भाषण पढ़ा तो 3000 शब्द उन्होंने बोले उस भाषण में। उसमें 100 बार यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, 100 बार प्रधानमंत्री का शब्द आया। जब वित्त मंत्रालय के अंदर भी प्रधानमंत्री का नाम आना है और उन्हीं के यशस्वी प्रधानमंत्री होने का गुणगान होना है, तो आप ये बताइए फाइनेंस मिनिस्टर की ज़रूरत क्या है?
कि इस देश का वित्त मंत्रालय की जो हालत है, अगर आप निर्मला सीतारमण अगर इस देश की वित्त मंत्री हैं तो आप यकीन मान लीजिए आने वाले 10 साल में भी हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति जो है वह बेहतर होने वाली नहीं बल्कि नीचे जाने वाली है। और नरसिम्हा राव की सरकार की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनको यह बात समझ में आ गई थी 1991 में कि चंद्रशेखर की सरकार जाने के बाद कि अगर इस देश को बचाना है तो हमें किसी प्रोफेशनल पॉलिटिशियन को नहीं बल्कि किसी प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट को बुलाना है। देश की जो स्थिति है उसे संभालने के लिए जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में, तो पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की जो कंडीशन थी, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी, वो कहाँ पहुँच गई थी। आपने भी देखा, मैंने भी देखा, भारत के देश के हर नागरिक ने देखा। और आज कंडीशन ये है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने आपको इस बात पर लगाया हुआ है कि योगी सरकार कैसे गिरेगी। मध्य प्रदेश में सरकार ख़त्म होने वाली है और कर्नाटक के अंदर जो है वहाँ पर भी हो चुका, और ममता दीदी ने कैसा खेल खेल दिया। और बिहार में क्या हो रहा है भाई, हमें ये बताइए। कर्नाटक में सरकार ऊपर नीचे हो रही, नो डाउट इसका कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में इसका क्या रोल है। आप भी और मैं भी बड़े चाव से इस बात को देखने लगेंगे। अगर ये हेडिंग डाल दीजिए योगी की सरकार संकट में गिरने वाली है, आप क्लिक कर जाएंगे और फौरन पता करेंगे। और वो पता चलता है कि एक ड्रामेबाजी होती है, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक छोटा संगठन का फेरबदल है, मंत्रियों का आना जाना है, प्रधानमंत्री पीएम ऑफिस या योगी आदित्यनाथ की लड़ाई एक चल रही है या जो भी कुछ है, उससे मुझे ये बताइए कि तुम्हारा मेरी की रोटी सीधी हो जाती है, बच्चों के स्कूल सीधे हो जाते हैं, जो महामारी के अंदर लोग मर चुके हैं क्या वो जिंदे हो जाते हैं। लेकिन हमारा और आपका इंटरेस्ट दरअसल इस बात में आ चुका है कि किस तरह से इंटरेस्ट वाली खबरें इस पर आ जाए, हम उसको क्लिक करके देखते हैं। और ये गंभीर जो चर्चाएं जो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इन चर्चाओं से जिनसे हमें जानकारी मिलती है कि दरअसल मंत्री अपना काम नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय ही सारे काम को देखता है और वहाँ पर एक्सपर्ट्स की कमी है, इस बात से भटा करके हमें इस बात पे लगा दिया जाता है कि शिवराज की जो है टांग खींच ली है, वसुंधरा राजे वहाँ पर ये हो गई है, और हम भी बड़े चाव से देखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मुख्य बात जो भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी थी, भारत की आने वाली की तरक्की से जुड़ी थी, उन चीज़ों से में तो हमारा डिस्कशन नहीं होता है। हमारा डिस्कशन होता है कि मस्जिद गिरा दी गई है, मस्जिद बना दी गई है, राम मंदिर पे ये हो गया, 16 करोड़ रुपए चंपत राय ने ये कर दिया, 18 करोड़ कर दिया, 18 करोड़ 16 करोड़ के ऊपर इतनी बात हो चुकी है। अरे भैया, राम मंदिर बना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन जाएगा। इसमें 16 करोड़ लगे, 1100 करोड़ लगे, 2100 करोड़ लगे, वो जाने। मुझे ये बता दीजिए कि अब तो आगे चलना है या नहीं, या 50 बरस से आरएसएस ने या और दूसरे संगठनों ने जिस इशू को बना रखा था अब भी उसी इशू में पड़े रहेंगे। ये पत्रकार जो बता रहे हैं, अपना गला फाड़ रहे हैं और ये एविडेंस के साथ अपनी बात को रख रहे हैं, क्या ये देश के चिंतन में नहीं है? अब ये बताया जा रहा है कि अमित शाह को प्रभारी बना दिया गया है, ओबीसी को साध लेंगे और वहाँ पर विषाद ये वाला जो वोट बैंक है और महान दल है और वो पटेल है, सोनेलाल का पटेल, पता नहीं क्या क्या, वो ओबीसी को केशव प्रसाद मौर्य को अगुवाई भी दे दी जाएगी और ठाकुरों का ये मसला है, पंडितों का ये मसला है और मुसलमान यहाँ चले जाए। आप मुझे ये बताइए कि मुसलमान है, ठाकुर है, सोनेलाल पटेल की पार्टी है, निशान ये महान दल कोई भी है, आप मुझे ये बताइए कि क्या रोटी चाहिए, बच्चों की शिक्षा चाहिए, आने वाला वक्त अच्छा चाहिए, मेडिकल सुविधा चाहिए, सड़क सुरक्षा चाहिए, महिलाओं की सुरक्षा चाहिए या कुछ और चाहिए? और इन चीज़ों से भटका करके जब हम ये फैसला नहीं करेंगे कि तुमने क्या किया है, और इन पत्रकारों को भी नहीं सुनेंगे जो चीख रहे हैं, तो आप ये बताइए हमें क्या मिलेगा? हमें कब्रिस्तान ही तो मिलेगा, शमशान ही तो मिलेगा। प्रधानमंत्री की पर्सनैलिटी के अंदर जो लोग डोमिनेट हैं उनको ये नहीं मालूम है कि अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनसे पूछेगा कौन? किसी मंत्री के अंदर हिम्मत नहीं है, किसी न्यूज़ चैनल के अंदर हिम्मत नहीं है जो सवाल कर ले, और सवाल अगर कोई कर लेता है तो उसको एंटी नेशनल बता दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये कंडीशन है सोशल मीडिया पर जो लोग चीख रहे हैं पत्रकार, उनकी आप बात सुनिए और जानिए कि ये लोग देश के बारे में किस तरह की बात कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को जो मैंने देखा, हालांकि मैं इस तरह के प्रोग्राम्स देखता हूँ, इनके अंदर इन लोगों की व्यथा, इन लोगों का कुलहन, इन लोगों का दुखन ये है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे आगे जाए और कौन से एक्सपर्ट की ज़रूरत है। हेल्थ में किस तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, वित्त में यानी कि फाइनेंस में किस तरह के एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। पाकिस्तान के बराबर में आप अपने मोबाइल, ये जो आपके हाथ में मोबाइल है, इसको दबाइए और देखिए कि इमरान खान ने किस तरह का बजट पेश किया है।
पाकिस्तान ट्रैक पे आता जा रहा है और हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद वो नीचे आते जा रही है। 5 ट्रिलियन का पिछले साल इन्होंने वो किया था, अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो अब ये कहाँ है 5 ट्रिलियन। कहेंगे पेंडेमिक, 2019 की आप अर्थव्यवस्था की रिपोर्ट देख लीजिए ना, जीडीपी कहाँ था। और किसी भी इंडेक्स में, चाहे वो हंगर इंडेक्स हो, चाहे वहाँ पर पत्रकारों की आज़ादी का बारे में इंडेक्स हो, उसमें देखिए कि भारत कितना नीचे जाता जा रहा है। खुश रहने वाला देश, उसमें भारत का क्या कंडीशन है, क्या है वो कंडीशन, वो देख सकते हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि जो लोग चिंता कर रहे हैं उन लोगों को आप सुनते नहीं हैं, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सुनाने नहीं देती है। आपके हाथ में ये जो मोबाइल है, ये इस बात की ज़मानत है कि आपका टीवी आपके हाथ में है, आप इस तरफ आ भी चुके हैं। तो आप अपने इंटरटेनमेंट के साधन के अलावा इस बात पर भी गौर करें कि हमारा देश किस तरफ जा रहा है और भविष्य में हमें किस तरह की सरकारों को चुनना है जो खुद फैसले ले सके, जहां हमारा प्रतिनिधि अपनी बात कह सके।